उसके पेज पर मिल जाएंगी। मतलब परेशान करने लगे, आप समझते हो कि मैसेज करने लग जाते हैं लोग। अब फिर वो मेरे को फोन, तो उसके लिए डे टू डे का जो आएगा करंट, ठीक है, वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। या तो जो एफबी का पेज होगा, पेज बनाया हुआ है एक, उस पेज पर देख सकते हो आप, या फिर इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और आप है ना सिर्फ पढ़ने में ही यूज करिएगा इन सब चीजों को, मतलब टेक्नोलॉजी और जो करंट में चल रहा है ना उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उस नॉलेज को मिसयूज मत करिएगा, है ना। ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं, उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। आपको उसको पॉजिटिवली यूज करना है एज ए टूल, ऐसे नहीं कि अपना मोटिव ही भटक जाए, ठीक है। ये कंट्रोल आपको होना चाहिए। देन सर नेक्स्ट, इंस्टाग्राम और एफबी पेज का नेम क्या है? लिंक भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूंगा मैं, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स, ओके सर। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। हाँ म्यूट कर दो एक बार। इकोनॉमिक्स जो अपनी होगी वो आपको ट्विटर पे मिल जाएगी, तो इसमें आप बढ़िया से, कभी किसी का ट्वीट फेमस भी हो सकता है ना, कोशिश करना कोई बन जाए हीरो। और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसी बातें करते भी हैं, तो ये हो गया। इसके बाद जो चीजें बच गई हैं, अब जैसे कि आपने देखा होगा अपने टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है ना, जिसकी आपको पोलिंग करने के लिए, जिसमें आपको नीचे आंसर भी दिया होता है, आप वोट करते हैं ना। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे अपने टेलीग्राम पर, और उसमें बस इतना सा होगा कि क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, वो टिक करना है। आप लोग कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अब से आप ट्राई करेगा सभी लोग, है ना। तो वहां पर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जी सर कर रहे हैं। है ना। तो वो हो गया। अब इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री रह गया ना, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री भी आपको फिर हम यहीं फेसबुक पे प्रोवाइड कर देंगे ना, हिस्ट्री वगैरह भी फेसबुक पे। दो चीजें हम लोग कर लेते हैं बस, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, बाकी आपको एफबी पे मिल जाएगा, और प्रीवियस या टेलीग्राम पे मिल ही रहे हैं, बस ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख भी लेना, ये चीजें आपको इन इन जगहों पे मिल जाएंगी, और ऐसे ही अपना शेड्यूल भी बना लेना, आप कभी भी आपको देखना है तो पुराना चीज यहाँ पे आके फटाफट से आप देख सकते हो, तो वो आपके लिए आसान सर रहेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की आप क्लासेस नहीं लगाओगे जैसे जीओ लगाते हो? सॉरी, आप आराम से बोलेंगे, एक बार दोबारा बोलेंगे। सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री की आप क्लासेस नहीं लगाओगे? हाँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी लगाएंगे, हाँ, ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स में सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सर जो क्लास लगाओगे सर सी सर। हाँ, सीसेट भी कर देंगे, सीसेट भी होगा, नहीं सर ऐसे नहीं, जैसे आपने पॉलिटी करा दिया जिस हाँ टॉपिक से उस दिन ट्विटर पे डालोगे, हाँ, यही बात बोल रहे हो ना सर आप, कहने का मतलब आपका? नहीं नहीं समझा, देखो मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ मैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस की बात हो रही है, ये क्वेश्चंस डालेंगे वहां पे, है ना, क्वेश्चंस और पढ़ने का मटेरियल, मटेरियल ओनली मटेरियल। क्लासेस जो होंगी ना, क्लासेस की लिंक हमेशा टेलीग्राम पर ही आएगी, है ना, ये लिंक है, लिंक जो अपन एमएस टीम पे क्लास कर रहे हैं उसकी लिंक आती है टेलीग्राम पर, तो वो हमेशा टेलीग्राम पर ही आएगी। ये सिर्फ मटेरियल है, पढ़ने के लिए रिटर्न फॉर्म में दिया गया मटेरियल, वो चीज इन जगहों पर मिलेगी आपको, ठीक है। क्लासेस हमेशा टेलीग्राम पर ही होंगी। वो तो ठीक है सर, चलेंगे चलेंगे नहीं, जैसा आप जीओ करा रहे हो ऐसे एक सब्जेक्ट की क्लास तो लगाओगे ना, जैसे पॉलिटी हाँ इकोनॉमिक्स हाँ एंड बिल्कुल, क्लास सभी की होगी, हाँ क्लास होगी सभी, ठीक है, क्लास सभी की होगी, ठीक है। ट्विटर फेसबुक और इंस्टा पे डालोगे? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलेगी सारी की सारी, है ना, रिकॉर्डिंग सारी की सारी यूट्यूब पे। आपकी वॉइस है ना एक्चुअली प्रॉपर नहीं आ रही है, एक बार अगर आप थोड़ा अपना माइक या फिर जो भी फोन है तो थोड़ा पास में लाके बोले तो वो प्रॉपर सुनाई पड़ जाए एक बार, तो मैं वो प्रॉपर आंसर दे दूंगा कि क्या बोलना चाह रहे हो आप, उसका मैं आंसर प्रॉपर दे दूंगा आपको, ओके देखो ओके वॉइस सर, आपकी थोड़ी सर क्लियर नहीं आ रही है, हाँ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉल कर लीजिएगा, मैं कॉल पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें, ठीक है। ओके ओके सर, कल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, हमने रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया था, और हमने थोड़ी सी बातें की थी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेके, उसमें हमने नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पढ़ लिया था। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि समझने के लिए,
मैं यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ। कुछ रिवॉल्यूशन की बात अभी हम करेंगे, एक डायग्राम है, वो डायग्राम में आपको अलग से दिखा दूंगा। तो कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि एक क्वेश्चन आता है पहला, मतलब थ्योरी फॉर्म में है, आप लोग देखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले कि अर्थ की शेप कैसी है, द शेप ऑफ द अर्थ, हेडिंग डालिए द शेप ऑफ द अर्थ। अब हमने पढ़ा हुआ है अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड है। लास्ट क्लास में हमने मतलब Yes, उससे sir. पहले वाली में बात की थी, द शेप ऑफ द अर्थ। इसमें हमने ये तो समझ लिया कि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। लेकिन अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि यार इसको प्रूफ करके बताओ, कि एविडेंस दो इसके बारे में, और अगर ये मान लो कि मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कैसे, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ की शेप है वो है जियोइड। ठीक है, और इसी को हम लोग अर्थ शेप भी बोलते हैं। लिखते चलिएगा, म्यूट कर लीजिएगा अपनी अपनी वॉइस। ठीक है, अर्थ शेप जियोइड। अब यहाँ पे दो तीन चीजें बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी आपको आनी चाहिए कि जब ये अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो अर्थ जियोइड फॉर्म में है। अब जियोइड फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे एक रफली में डायग्राम बना रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। तो जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे लंबाई देखने को मिलेगी वहां, वो मतलब अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो वो कहाँ पे मिलेगी, जो डायमीटर है इसका है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर समझते हैं ना, व्यास और परिधि, Yes, sir. वो सब कुछ होते हैं डायमीटर। तो अब डायमीटर जो होगा, तो यहाँ पे होता क्या है आपको मालूम ही है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनती हैं जो इक्वेटर के आसपास होती हैं, इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये बनाते क्या है, सर्कल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर की सरकमफेरेंस कितनी है, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस समझते हो, परिधि। तो यहाँ पे लिख लो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस समझते हो ना, परिधि। Equatorial. इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस लिख लो एक बार आप लोग। एक कॉपी बना लिया आप लोगों ने सभी ने कि नहीं बनाई अभी तक, बना दिए सर। बना लिया। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस वो जी है, सर बना ली। बना ली, वेरी गुड, 24,897 माइल्स, ये इसकी सरकमफेरेंस है। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इक्वेटर का डायमीटर क्या है। तो ये तो हो गया सरकमफेरेंस। फिर अगर हम डायमीटर, ये सिर्फ समझने के लिए है बता रहा हूँ, इतना ज्यादा याद करने में फोकस मत करिएगा इसको। बस ये है कि थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई फैक्ट पे बात करने लग जाता है कि बताओ कितना है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो है 7,926 माइल्स। ये बस ये है, कभी किसी को इम्प्रेस करना हो ना तो उसको बताओ कि धरती की परिधि कितनी है, डायमीटर कितना है, बस उस केस में। यूपीएससी बहुत मतलब बहुत मुश्किल ही पूछेगा कभी। अब देखो जो पोल है ना, पोल पर डायमीटर भी कम मिलेगा आपको और सरकमफेरेंस भी कम मिलेगी। तो अगर हम पोल की बात करते हैं तो पोल्स पर जो सरकमफेरेंस है वो इक्वेटर से कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी, लगभग लगभग 83 माइल्स लेस। 83 माइल्स लेस, किससे लेस, इक्वेटर से। तो अब 83 माइल्स लेस है तो ऐसे समझो 24,897 में से 83 घटाया, कितना बचेगा, 2,4,8 1 and 4 माइल्स। ये सरकमफेरेंस होती है पोल की। ठीक है, मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि पोलर सरकमफेरेंस जो होती है वो कितनी कम होती है, 83 माइल्स। फिर अगर हम बात करते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ पोल्स, तो जो डायमीटर है पोल का, वो डायमीटर 26 माइल्स लेस होता है, किससे, इक्वेटर वाले से। तो 26 माइल लेस होगा तो कितना होगा, 7,926 में से 26 लेस कर दो तो 7,900 माइल। ये सिर्फ इस चीज के लिए बताया जा रहा है आपको
कि आपको ये फीलिंग आने लग जाए कि हाँ हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कि अब हमें ऐसी ऐसी बातें मालूम है जो आम लोगों को मालूम नहीं होती है। ठीक है, बाकी यूपीएससी में बहुत ही कम चांसेस हैं इनका पूछे जाने का। क्यों? क्योंकि ये टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें आप 10 बुक पढ़ोगे आपको ये वैल्यू चेंज होती हुई मिलेगी। और यूपीएससी कभी भी ऐसी चीज नहीं पूछता है जहां पे कोई भी पर्सन ऐसा क्लेम कर दे कि भाई यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो वो डिस्प्यूट में नहीं फंसना चाहते, है ना। आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एक दो नंबर 2 4 5 ऊपर नीचे भी हो तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली अर्थ के सरफेस की। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थ स्फीयर ही है, इसकी प्रूफ क्या क्या है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कैसे, हम कैसे मान लें कि अर्थ जो है वो स्फीयर के फॉर्म में है या जियोइड फॉर्म में है ना। तो आप कैसे कैसे उसको प्रूव करोगे, तो उसके लिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट हेडिंग। म्यूट कर लीजिए, ठीक है शिवम, म्यूट कर लो। तो आगे देखो एविडेंस, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ द अर्थ स्फेरिसिटी, कि अर्थ स्फेयर है या नहीं, इसके लिए क्या क्या एविडेंस आप दे सकते हो। ठीक है, इनको हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, बस मैं आपको बताऊंगा और आप उसको समझेंगे कि कौन कौन से एविडेंस हैं। तो पहला है सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट इसमें लिखेंगे आप लोग सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि आप अपना जहाज लेके निकल जाओ, मान लो ऐसे अर्थ ये सर्कुलर है, कैसे मालूम पड़ेगी, आप अपना कोई बोट वोट लो और उस बोट को घुमाओ, एक प्लेस चलना स्टार्ट करो और आप दोबारा उसी प्लेस पे पहुंच जाओगे। इससे ये मालूम पड़ता है कि अर्थ क्या है, स्फीयर फॉर्म में है। ठीक है, ये आपकी बोट या शिप जो भी है वो मान सकते हो आप। तो इस चीज से क्या मालूम पड़ गया कि गोल है ये। पहले के जमाने में क्या मानते थे लोग कि ये क्या है, फ्लैट है। क्या मान रहे थे लोग कि ये फ्लैट है। फ्लैट कैसे, उनको ये लगता था कि इस तरह से कैसे कुछ होगा और कहीं पे जाके धरती खत्म हो जाएगी, और मान लो ये समुद्र है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, उनको लग रहा था कि अगर हम अपनी बोट लेके गए, ठीक है, तो ये बोट, मान लो ये बोट है और एक इंसान बैठा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये बोट है, तो उनको लग रहा था कि यहाँ पे टपक जाएगा नीचे कहीं पे। बात समझ आ रही है। पहले लोगों को क्या लगता था कि कहीं पर एक एंड पॉइंट होगा और एंड पॉइंट के बाद वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, बट ऐसा सही नहीं है। तो इंसान अपनी बोट लेके निकले, जब बोट लेके निकले तो मालूम पड़ा कि गिरते नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, सर्कुलर है, ना कि शार्प एंड कहीं पे इसको आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को? नो ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एविडेंस। इस चीज से आप प्रूव कर सकते हो कि हमारी अर्थ जो है स्फीयर है। दूसरा है सर्कुलर होरिजन। सर्कुलर होरिजन का मतलब क्या होता है, द लिखो अगला, द सर्कुलर होरिजन। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग आसमान की तरफ देखते हो तो आपको वो एक तरह से मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, आपको लगता है कि कहीं पे जाके आसमान और धरती मिल रहे हैं आपस में, सर्कुलर दिखाई पड़ता है। या फिर जब कोई भी चीज दूर से आती है हुई दिखती है ना, बहुत दूर से अगर आप किसी को देखोगे तो सबसे पहले तो आपको टॉप दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? टॉप। इसका मतलब क्या है कि वो इस तरीके से सर्कुलर है। तो अगर मान लो कोई चीज है तो आपको उस चीज का हमेशा, ये मान लो ये टॉप है तो टॉप दिखाई पड़ता है पहले टॉप तो। व्यू देखते हैं। हाँ, उसके बाद आपको पूरी बॉडी दिखाई पड़ती है। तो पहले टॉप दिखाई देने का मतलब क्या है कि वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो पहले टॉप दिखाई पड़ा और उसके बाद बाकी बॉडी दिखाई पड़ रही है। कभी आप समुद्र में जाइएगा तो समुद्र के पास जाइएगा और दूर से आने वाले जहाजों को देखना, शिप को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा पहले उनका टॉप दिखाई पड़ता है, फिर हमें दिखाई पड़ता है रिमेनिंग पार्ट। अगर ये फ्लैट होती
सपोज अर्थ फ्लैट होती तो हमें पूरी की पूरी बॉडी सा दिखनी चाहिए थी उसकी। ये पॉइंट समझ पा रहे हो? अगर अर्थ यस सर। फ्लैट होती तो हमें पूरा का पूरा पार्ट एक साथ दिखाई पड़ता, ना कि पहले टॉप और फिर बाकी रिमेनिंग पार्ट। और क्योंकि अगर हमें पहले टॉप दिखाई पड़ रहा है फिर बाकी रिमेनिंग पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है, ना कि फ्लैट। तो जो भी लोग बोल रहे हैं फ्लैट है तो अर्थ फ्लैट नहीं है। थर्ड थिंग जो है वो है सनसेट और सनराइज के टाइम पे आप देखते ही हो कि सन क्या करता है। तो अगला जो प्रूफ है वो लिखिए आप, सनराइज एंड सनसेट के टाइम में। अब मान लीजिए कि अर्थ कुछ इस तरीके की हम मान के चल रहे हैं सर्कुलर, तभी तो ऐसा होता है कि जब ये सन निकलता है तो कहीं पे दिन कहीं पे रात हो रही है, तो मान लो यहाँ पे लाइट थोड़ी टिल्ट है, यहाँ पे और टिल्ट है, यहाँ पे और टिल्ट है ना। अभी आपको इसमें भी दिख जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ किस तरीके से, ठीक है। इसीलिए हमें अर्थ के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हीट फील होती है, क्योंकि क्या है ये सर्कुलर है। अगर ये फ्लैट होती तो वो सीधी सी बात थी भाई, यहाँ पे सन होता और इसकी लाइट इस तरीके से पड़ रही होती, है ना। तो हमें जो इवनिंग के टाइम दिखाई पड़ती है वो जो लाइट डिस्पर्स हो रही है, वो डिस्पर्स इसीलिए हो रही है क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर टाइप का है। अगर फ्लैट होता तो वो डिस्पर्स होना बंद हो जाती है। ये बात समझ में आ पा रही है? हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये बता रहे हैं कि अर्थ का शेप सर्कुलर है या फिर फ्लैट है। तो ये सब चीजों से मालूम पड़ गया। और अगला है इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आपने देखे होंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वगैरह देखे ना आपने, यस सर। ठीक है। यस सर। जैसे कल ही पड़ा था शायद, है ना, लूनर हाँ इक्लिप्स। तो उसमें आप देखते हैं, जी सर। म्यूट ही रखिए ना, जिनके जिनके बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है ना वो प्लीज म्यूट रखिएगा, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड का नॉइस ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो आपने देखा होगा लूनर इक्लिप्स के टाइम में कुछ, जब ये ऐसे मान लो कोई एक इमेज है तो वो कट जाती है, तो कटती है ना तो वो यूं सर्कुलर टाइप में कटती है यूं करके, है ना, हमें इतना पार्ट दिखाई पड़ता है या फिर और कटा हुआ दिखाई पड़ता है ना। तो इस चीज से हमें मालूम पड़ता है कि यार वो चीजें क्या है, वो भी सर्कुलर है। अगर वो फ्लैट होती तो वो इस तरीके से नहीं कट करती, वो कैसे कट करती, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही होती दूसरे पार्ट को, है ना। आपने देखा होगा जब भी इक्लिप्स वगैरह होता है या फिर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो वो सर्कुलर फॉर्म में कट कर रहे होते हैं दूसरे को, और हमें सर्कुलर इमेज दिखाई पड़ रही होती है। तो इस चीज से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि जो अर्थ की शेप है वो क्या होगी, सर्कुलर होती है, फ्लैट तो नहीं है। अब अगला एग्जांपल क्या है, फोर्थ पॉइंट। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, पढ़ने भी है बुक से, मैं तो आपको समझा रहा हूँ वन पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है। अगला है प्लैनेटरी बॉडीज, कि हम ये तो जानते ही, हमने कल देखा था कि दुनिया में जो भी प्लैनेट बने वो यूनिवर्स के बिग बैंग के ब्लास्ट होने से बने थे, है ना। हिंदी मीडियम वालों को समझ आ रहा होगा जिन्होंने हिंदी मीडियम की क्लास ली होगी कल। तो वहां पे हमने समझा था कि जो दुनिया बनी है वो कैसे बनी है, बिग बैंग से बनी है। तो जो सभी ग्रह हैं या फिर जितने भी हेवनली बॉडीज है जो घूम रहे हैं ऊपर, वो सभी क्या है, एक जैसे पार्ट से ही टूटकर बने हुए हैं। और हम देखते हैं कि मून भी सर्कुलर है, सन भी सर्कुलर है, राहु केतु वही सर्कुलर है, ठीक है। मार्स वगैरह, ये मान लो कि मून सर्कुलर फॉर्म में दिखाई पड़ता है, सन आपको सर्कुलर दिखाई पड़ता है, जुपिटर सैटर्न सभी सर्कुलर दिखाई पड़ते हैं। तो अर्थ भी क्या होगा, सर्कुलर ही होगा, ठीक है। भी होगा सर। अर्थ थोड़ी ना होता है, मतलब अर्थ डिफरेंट थोड़ी ना होता है, जब पूरी दुनिया गोल है मतलब प्रॉपर है उस तरीके से हो रहे हैं, तो अर्थ भी उसी टाइप का होगा, बॉडी होगा, क्योंकि वो उन्हीं से टूटकर बना हुआ है। एक प्रूफ ये हो गया। इसके अलावा और एक और प्रूफ हम लोग दे सकते हैं कि जब भी कभी आपने देखा होगा जो सिविल इंजीनियर्स लोग होते हैं वो रोड वगैरह की मेजरमेंट करने के लिए आते हैं, तो वो दूरी पे अगर पोल लगाते हैं ना यूं, तो अगर सेम लेंथ के पोल लगाए जाएंगे तो उनकी हाइट बीच वाले पोल की तुलना में आपको छोटी दिखाई पड़ेगी। तीनों की लंबाई सेम है लेकिन तब भी आपको बीच वाला पोल लंबा दिखाई पड़ेगा, बाकी दो छोटे दिखाई पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थ क्या हो गई है, टर्न हो जाती है, और अर्थ के टर्न होने की वजह से हमें एक पोल लंबा दिखाई पड़ता है और बाकी दो छोटे। तो ये चीज प्रूव करती है कि सेम पोल है, इनकी सेम लंबाई, इन पोल्स की क्या है, लंबाई सेम है। पोल है नहीं, लट्ठे जो खंबे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये पोल लगाए हुए हैं, तीनों सेम लंबाई के हैं, तब भी जो बीच में पोल लगाया जाता है वो हमको लंबा दिखाई पड़ता है। इससे हमें प्रूफ मालूम पड़ता है कि ये सारे के सारे सर्कुलर फॉर्म में है।
और आज के टाइम में अगर हम इन प्रूफ की बात ना भी करें तो अब तो ह्यूमन जो है वो अंतरिक्ष में जा चुका है, पहुंच चुका है, वहां से फोटोज लेके सेंड की जा चुकी है और हमें मालूम पड़ चुका है कि अर्थ जो है वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 7। अब हमें कैसे मालूम पड़ गया है, इसे बोलते हैं एरियल फोटोग्राफ्स, क्योंकि अब तो हमें फोटो मिल चुकी है और हमें कंफर्म हो चुका है कि ये सभी के सभी क्या है, सर्कुलर है। डन। तो ये हो गया सर हमारा फोर्थ सर पॉइंट 6 वाले पॉइंट का नाम क्या है? कौन से वाले पॉइंट का। सर फोर्थ सर 6 पॉइंट का नाम? 6 पॉइंट का नाम लिखिए इसका, ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि हमने अर्थ के ऊपर कुछ पोल्स लगा दिए और उससे अज्यूम किया, देखा, एनालाइज किया कि अर्थ का शेप कैसा होगा और हमें मालूम पड़ा कि सेम लेंथ के पोल्स लगाने पर जो पोल बीच में लगाया गया था वो लंबा नजर आ रहा है दूर से देखने पर, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। तो इस चीज से हमें आइडिया ला सकते हैं कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है, फ्लैट नहीं है। क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया हमारा एविडेंस कि अर्थ किस तरीके की है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के मूवमेंट की। द अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट दो तरीके से करती है, हमने पुरानी क्लास में भी बात की थी इस बारे में कि अर्थ कैसे मूव करती है। तो एक तो है रोटेशन, एक है रिवॉल्यूशन। सर एरियल फोटोग्राफ को क्या बताया था आपने? कि हमने अंतरिक्ष स्पेस में जाके फोटोज खींच ली है उसकी, है ना। सर हाँ, हमने स्पेस में जाके डिफरेंट प्लैनेट्स और अर्थ की फोटो रिसीव कर ली है और हमें मालूम पड़ चुका है कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है। देखा होगा ना आपने, टीवी वगैरह में देखा होगा, नहीं तो आप नासा की साइट पे जाके देख सकते हो, वहां पे लाइव चलता रहता है। कई बार आप अगर कभी मौका मिले तो आप वहां पे देखिएगा, वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है। वैसे हम लोग जानते ही हैं और ये फैक्ट है अब तो कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है। अर्थ के मूवमेंट की बात की जाए तो अब हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ देखो लगातार घूम रही है ना, फिर हमको चक्कर क्यों नहीं आ रहे। नासा नहीं, नासा क्यों, इसरो क्यों नहीं, अरे भाई इसरो की भी देख लो बट प्रॉपर आपको नासा की भी मिलेगा। देखो देशभक्ति ठीक है, अच्छी चीज है, मतलब दिखाओ, लेकिन अगर कहीं पर नॉलेज है ना तो उसकी रेस्पेक्ट करो। मतलब अगर कोई चीज अपन से ज्यादा नॉलेजेबल है ना तो उसको रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना। किसी से सीखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, अगर किसी के पास नॉलेज ज्यादा हो बनते तो सीख लो उससे। तो अगर ज्यादा अच्छा व्यू हमको नासा से मिल पा रहा है तो नासा वाला देख लो। आपका मन नहीं मान रहा, आपको मन कर रहा है कि इसरो ही देखेंगे तो इसरो वाला देख लो, है ना। इसरो की साइट एक्चुअली मैंने अभी तक ऐसे विजिट नहीं करी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ कि वहां पे ये चीज अवेलेबल है या नहीं है, बट नासा में आपको दिख जाएगी। हो सकता है इसरो भी देता होगा, है ना, तो वो चीज वहां पर भी हो सकती है। ओके, कोई इंसान बड़ा जोर से मैसेज किया जा रहा है मेरे को, एक मिनट देख लेते हैं ये कौन है। ओके, एक पर्सन है सर, वन डाउट। ओके, एक सेकेंड, है ना। हाँ ये देखिए, तो अर्थ का मूवमेंट, तो अर्थ के मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशन हो रहा है एक तो, और एक क्या हो रहा है, रिवॉल्व। तो
ऐसे समझो कि रोटेट कर रही है, रोटेट्स, एंड दूसरा क्या है, रिवॉल्व। दो तरह से मूवमेंट इसका हो रहा है। अब जो रोटेशन हो रहा है ना, उससे डे और नाइट बन रहे हैं। तो कई बार ये गलती कर जाते हैं कि रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है, रोटेट से क्या हो रहा है। तो पहली चीज क्या है, अगर कोई पूछता है रोटेट, तो रोटेट होने से जो हो रहा है वो हो रहा है डे और नाइट, डे एंड नाइट। ये कैसे हो रहा है वो समझ लीजिए आप, कि जैसे कि मान लो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे सन है, मैं इधर की तरफ बना देता रहा हूँ सन, और ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर की बना रहे हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि अर्थ के बराबर, सन के बराबर अर्थ कैसे बना दिया आपने, सिर्फ समझने के लिए। अरे यार ये मैसेज, डाउट बहुत है इनकी, पूछना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू में हिंदी मीडियम वाले हैं हम, कैसे फाइट करेंगे। हमने अभी देखो प्रीलिम्स नहीं निकाली, तैयारी नहीं की, उनको इंटरव्यू की दिक्कत हो रही है। सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? जी कितने लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है? दिख रहा है, दिख तो रहा है, अब दिखा है इतनी देर से। ओके, तो नेटवर्क का इशू होगा, है ना, वो आपकी तरफ, हाँ आपकी ओके तरफ। शिवम आप थोड़ा म्यूट रखिए, है ना, नॉइस आ रहा है आपकी तरफ से। अभी क्लियर सभी को? विजिबल है ना सभी को? बस यस या नो आप मैसेज में टाइप करके दे दीजिए, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब जी आप सर। मेरे को रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नॉइस आता रहता है। तो अब देखो इसमें अर्थ है, अर्थ में आप ऐसे समझो कि जिस पार्ट पर सन की रेल्स जा रही हैं, मान लीजिए इस तरह से सन की रेल्स जा रही हैं, तो इससे होगा ये कि इसका हाफ पार्ट यहाँ पे डे होगा और इधर वाले पार्ट पे नाइट, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ टाइम का रोटेट कर जाएगी, घूम जाएगी, तो फिर अगले वाले पार्ट पर डे और बाकी वाले पार्ट पर नाइट। तो इस तरीके से ये रोटेट करती है, और रोटेट करने से डे और नाइट बन रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी में एक चीज आती है कि अर्थ के, अब ऐसे स्ट्रेट तो है नहीं, अर्थ एक्चुअल में क्या है, इंक्लाइंड है। अर्थ के लिए अगर मैं बताऊं, एक्सिस जो है वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं ना, इस तरीके से इंक्लाइंड होते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्थ मिलेगा, यहाँ पे साउथ, तो होता ये है। और ये लाइट आ रही है इतने वाले पार्ट पर, जो दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंक्लाइंड होता है अर्थ का एक्सिस, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो इधर वाला पार्ट होगा ना पूरा, यहाँ पर आपको डे देखने को मिलेगा जब सनलाइट आएगी इधर की, और रिमेनिंग दूसरे वाले पार्ट में आपको नाइट फील होगी। और इस तरीके से रोटेट होता रहेगा, और डे और नाइट क्या रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्लियर। तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग एक रोटेशन वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। और रिवॉल्व की अगर हम बात करते हैं, तो रिवॉल्यूशन हमने बात भी की थी 365 एंड 1/4 डेज, 1/4 डेज। अभी 1/4 की वजह से होता क्या होता, तो हमारा जो ईयर है वो 365 दिन का होता है। ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन 3 सालों के बाद जो चौथा साल होता है ना, वो लीप ईयर होता है। उसमें डे कितने होते हैं, 360, 366। तो ये जो हर साल जो 1/4 एक्स्ट्रा था ना, 1/4 1/4 1/4, ये 1/4 4 साल में मिलकर पूरा दिन बना देता है एक। जैसे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे ना, तो आपको 1 मिलेगा। और इसी वजह से 4 सालों के अंतर में आपको क्या देखने को मिलता है, लीप ईयर देखने एक को दिन ज्यादा देखने को एक दिन ज्यादा हो जाए। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? यस सर। ओके फाइन। अब देखो, अब इसमें ये भी बताना, मतलब ये भी आप थोड़ा सोच सकते हो कि रिवॉल्व स्पीड किस स्पीड से कर रही है, रोटेशन किस स्पीड से कर रही है। उसकी स्पीड सिंपली पढ़ लेना, देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो 18.5 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से वो रिवॉल्व करती है। फिर सिंपली सर
हाँ मैं बता देता हूँ, 18.5 माइल्स पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, हालांकि मैंने स्लैश लगा दिया है, ठीक है, पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व। लेकिन हमें ये याद नहीं करना, हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये याद नहीं करना, ये कहानी है ना, ये बहुत बहुत सारे नंबर्स हैं, इसको याद करके परेशान हो जाओगे आप, है ना, कि रिवॉल्यूशन की स्पीड क्या है, रोटेशन की स्पीड क्या है। आपका मन कर रहा है ना कभी किसी दिन की भैया नहीं है, अपन को तो क्या है ना, अब कुछ 15-20 चीजें याद करके जानी है और दुनिया से पूछनी है क्या होता है, तभी ये करना, अदरवाइज इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, आइडिया इन द सेंस, अब ऐसे ना बोल दो आपकी 2 किलोमीटर की स्पीड से रोटेट होती है ना, वो चीज गलत है। तो आपको इतना सा आइडिया हो कि रोटेशन, रिवॉल्यूशन थोड़ा हाई स्पीड से हो रहा होगा, जैसे कि 80.5 माइल्स पर सेकेंड चल जाती है, एक सेकंड में इतना घूम जाती है वो, तो ऐसा आइडिया होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पूछते हैं और हम बिल्कुल ही इलॉजिकल आंसर दे देते हैं वहां पे, तो वो चीज ना हो, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बाकी ऐसे बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है कि हमें याद करनी है, याद करने को लेकर इसको बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। अब सोचो ये पर सेकंड दिया हुआ है, अगर पर आवर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 66,600 माइल पर आवर। अब सोचो अपनी अर्थ, हाँ अपने अर्थ पर कोई ऐसी है व्हीकल है कुछ भी जो इतनी स्पीड से मूव कर सकती हो, मैं तो बंद करता हूँ। ना ना म्यूट कर लो शिवम, आपकी वॉइस आ रही है, ठीक है। अब आप देखो, अगर माइल समझते हो आप लोग, यस सर। जिन लोगों को भी नहीं मालूम हो ये सब चीजें थोड़ी सी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो माइल्स वगैरह ये किलोमीटर वगैरह ये थोड़ा सा आपको आना होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम रोटेट की बात करते हैं, रोटेशन की, तो रोटेशन में अगेन जो अर्थ है उसकी स्पीड चेंज है, मतलब काफी स्पीड आती ही है, आपको मालूम ही होगी, लगभग लगभग जो रोटेट करती है वो 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव करती है। क्या है? रोटेशन रोटेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1000 माइल्स पर आवर, मैं लिख देता हूँ, रोटेट जो होती है वो 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इनको आपको बस आइडिया के फॉर्म में याद रखना है कि ऐसी कुछ स्पीड होती होगी, रखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई, अर्थ के रोटेशन रिवॉल्यूशन। अब देखो होता क्या है, रोटेशन तो हम लोग समझ गए कि डे और नाइट बनते हैं, लेकिन रिवॉल्व होने से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं, है ना, समर विंटर ये सारी चीजें। इससे एक डायग्राम है रोटेशन रिवॉल्व वाला, वो डायग्राम मैं कल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ड्रॉ करने की बजाय मैं आपको उसकी फोटोज इमेज के फॉर्म में दिखाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि अगर ड्रॉ के फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फटाफट से आप समझ जाओगे। यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है, बीच में होता है सन, ठीक है। अब ये इनके एक्सिस होते हैं इंक्लाइंड, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, ये इंक्लाइंड होते हैं। अब सन की रोशनी इस तरीके से आएगी सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो जब सन की रोशनी इसके ऊपर आएगी, सनलाइट जो आएगी, है ना, इसको मैं लेवल बनाया था, यही डायग्राम है, कल मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दूंगा ये वाला डायग्राम, अभी के हिसाब से बस थोड़ा सा देख लो आप। हाँ समर विंटर सॉल्स्टिस, वेरी गुड, यस उसी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो ये जो सन की लाइट है, हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, मैं 3 लाइनें बना रहा हूँ, ऐसे बस ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। जब सन की डायरेक्ट लाइट 23.5 साउथ पर आ रही है, इसे बोलते हैं क्या, कुछ याद आ रहा है, कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब सन की लाइट डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर आती है तो इसे बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस,
इसे क्या बोलेंगे, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, तो इसको विंटर सीजन बोल सकते हैं ना। हाँ, और ये दिसंबर के महीने में होता है और तारीख होती है अप्रोक्सीमेटली 22 दिसंबर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, हिंदी में मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब कुछ बोला जाता है ना। वो हिंदी वाली क्लास में करा देंगे, अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं कि ये इंग्लिश वाली है, हिंदी में वो ये कहानी बताएंगे कर्क मकर किसको क्या बोलते हैं ना। ये नॉर्थ होगा और जब इसकी लाइट यहाँ पे आ रही होगी ना, तो यहाँ पे टोटल डार्कनेस होगी और इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप एक बार थोड़ा सा बना लीजिए इसको। ठीक है, और ये इक्वेटर पे 0 डिग्री पे डायरेक्ट लाइट आएगी इस टाइम। ठीक है, इसे बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो हाँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोग सिर्फ बना लीजिए पहले, फिर मैं सिर्फ कहानी समझा दूंगा आपको। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, और ये जो डेट होती है वो होती है 21 मार्च। 21 मार्च। और जब, अगर हाँ, जब सन की लाइट डायरेक्टली 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है, तो ये होती है 21 जून को, और इसे बोलते हैं समर सोलिस्टिस। गर्मी सीजन ट्रॉपिकल, हाँ जी, हाँ जी, समर, ट्रॉपिकल सेंटर पे जाती है ना सर। हाँ जी, समर सोलिस्टिस। ठीक है, फिर जब इसकी सनलाइट इक्वेटर पे पड़ती है तो इसे हम बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ये 0 डिग्री पर सनलाइट आएगी अगेन, और ऐसा होता है 23 सितंबर, अभी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, 23 सितंबर, और इसे हम बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, और ये अर्थ का ऑर्बिट है, इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है। ये मैंने एरो बना दिया, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एरो दिखने लग जाएंगे कि किस तरीके से अर्थ रोटेट कर रही होती है, और बीच में हो गया सन। ठीक है, अब जब कभी भी इक्वेटर पे सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होगा। तो जब यहाँ पे है तो इसे हम बोलेंगे इक्वल डे एंड नाइट। कब? जब इक्वेटर पे लाइट आ रही है डायरेक्टली। दिसंबर को सर, तो 25 दिसंबर को होता है। हाँ हाँ, सुन लीजिए पहले, थोड़ा सुन लीजिए ना। तो मार्च के महीने में एंड जो हमने बोला सितंबर, तो इसमें इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आपको देखने को मिलेगी। लेंथ का मतलब ये होता है कि जब दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो सिमिलर हो, और ये जो सिमिलर होगा वो कब कब देखने को मिलेगा आपको, एक तो मार्च में और एक सितंबर में। और जब हम बात कर रहे हैं दिसंबर की, तो दिसंबर में हमारे यहाँ पे आपको छोटे दिन देखने को मिलते हैं, अभी आपको दिख ही रहा होगा 6 बजे रात हो जाती है ना। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम अभी हमने रफली बना लिया। इसी डायग्राम को मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दूंगा कल, तब तक के लिए आप रफली बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। ये आया है यूपीएससी में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, पिछले ये 7-8 सालों के अंदर ही, तो इसीलिए आपको ढंग से पढ़ना है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ इसमें। देखो सन है, जब सन की लाइट डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट इन द सेंस सन का जो मैक्सिमम विड्थ है कि सन की लाइट डायरेक्टली कितने पार्ट पर पड़ेगी, तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि यार सन की जो लाइट है ना डायरेक्टली 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक ही डायरेक्ट जाती है, इसके बियॉन्ड सन की लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है। पहली चीज तो ये बात समझ आई कि सन की लाइट डायरेक्टली 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ तक ही आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी, उसके बियॉन्ड सन कभी भी ओवरहेड नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर्सन पोल पे खड़ा हुआ है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो बताओ सन की पोजीशन कहाँ होगी। तो उसमें आपको बताना है कि सन कभी भी ओवरहेड कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, पोल्स पर।
पोल्स पर कभी भी सर के ऊपर, अपने सर के ऊपर देखने पर आपको सूरज दिखेगा नहीं कभी भी। जबकि हम लोग जब दिल्ली में या फिर किसी भी जगह पे इंडिया में रहते हैं तो हमारी कंट्री में मोस्टली 12-1 बजे का टाइम वो टाइम होता है जब अगर आप दोपहर में निकलो तो सर के ऊपर सूर्य होता है, सन की लाइट पड़ रही होती है और हम बोलते हैं कि यार खड़ी धूप पड़ रही है इस टाइम। आप लोगों ने जो यूपी वाले हैं वो मोस्टली बोलते ही होंगे कि यार इस टाइम मत निकलो, सीधी धूप मिलेगी और शेडो जो होती है वो छोटी बन रही होती है, सबसे छोटी। तो ये वही टाइम है। तो कहने वाली बात क्या है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन ये कि सन ओवरहेड, सर के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ 23 नॉर्थ से लेके 23 साउथ के बीच में ही देखने को मिलेगा। 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सन क्या करता है, मूव करता है। इसीलिए हम लोग 14 या 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? हाँ जी, 14 या 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति में हम, हाँ, जो लोग हिंदी वाले होंगे वो जानते होंगे, हम उस टाइम बोलते हैं कि अब सन क्या हो गया, उत्तरायण या दक्षिणायन? सूरज क्या हुआ, उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन? उत्तरायण हो गया। और वो यहीं से समझ में आएगा, यहीं से निकल, हाँ समझो यहाँ पे उत्तरायण हो गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पे जनवरी में क्या होता है, सर्दियां खत्म होती है अपनी जस्ट। तो जब सूरज की रोशनी 23.5 साउथ पे पड़ रही होगी तो ऊपर, अपन तो नॉर्थ वाले पार्ट में रहते हैं ना, तो साउथ में है तो अपने पास तो रोशनी कम आ रही होगी। तो अपन यहाँ पे क्या फील कर रहे होंगे, 23.5 नॉर्थ में, मतलब जहां पे इंडिया है वहां पे हम लोग क्या फील कर रहे होंगे, हाँ हम लोग यहाँ फील कर रहे होंगे ठंडक। और अभी तक सूरज कहाँ जा रहा था, साउथ में चल रहा था। लेकिन 15 जनवरी से ये कहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है, दोबारा से ऊपर की तरफ। तो हम बोल देते हैं कि अब सन क्या हो गया है, सूरज क्या हो गया है, उत्तरायण हो गया है। अब गर्मी आने वाली है, ये समझ लो। और उत्तरायण होते होते जून में तो बिल्कुल टकाटक सर के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए 21 जून योगा डे मनाते हैं इस दिन। बाबा रामदेव जी और पूरे देश में योगा डे मनता है 21 जून को। क्यों 21 जून ही क्यों? क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा हीट या फिर एनर्जी जो है वो अपने इंडिया को फील होती है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रोशनी कहां पड़ेगी, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, उस पर पड़ती है। और अपना देश जो है इंडिया वो कर्क रेखा में पड़ता है ना, बीचों बीच गुजरती है। तो इसीलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल नॉर्थ पोल तो नहीं, पोल नहीं है, एक अपन इसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इसी दिन सबसे ज्यादा सनलाइट और सबसे लंबा दिन देखने को मिलेगा आपको। और इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग, योगा डे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, समर सोलिस्टिस। ठीक है, तो विंटर सोलिस्टिस हो गया, समर सोलिस्टिस हो गया। देन स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग एंड ऑटम आप जानते ही हो, मार्च का महीना और सितंबर, ये दोनों ही महीने ऐसे होते हैं, सितंबर में ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। सिमिलरली मार्च में ना ही बहुत ज्यादा सर्दी और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। बस आपको ये ध्यान रखना है, मार्च को बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और सितंबर को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। अगर आप 21-22, हाँ क्या बोलते हैं, इसको स्प्रिंग क्यों बोलते हैं और सितंबर को ऑटम क्यों बोलते हैं? ये सीजन है, सीजन, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम, दीज आर सीजन्स। वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। वो तो समझ गया, हाँ, वो तो पता है मुझे। इक्विनॉक्स इसलिए क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, दैट्स व्हाई इक्विनॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया। इस डायग्राम को 5-6 बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं कल आपको इसका प्रॉपर डायग्राम कलरफुल दिखा दूंगा, कलरफुल देख के थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पेपर में बना के आना है। जो जितना अच्छा है ड्राइंग कर लेता है उतना अच्छा आप इसको बनाइएगा। गलती कौन सी वाली गलतियां नहीं करनी है, जब आप सन की रेज बनाओगे ना तो रेज में गलती मत कर जाना। इतना ध्यान रखना कि 22 सितंबर पे डायरेक्ट लाइट, और जिस दिन सन वर्टिकली अपवर्ड
होता है हिंदी के सर जीता बोले, मतलब हाँ मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं समझ तो नहीं पाया। मतलब जिस दिन सन ओवरहेड होता है ना, ओवरहेड वर्टिकली ओवरहेड, सर इस diagram ठीक है कोई नहीं ठीक है मैं समझ गया। थोड़ा कोशिश करें और फिर हम देखते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना वो प्लीज क्या करो, एक अलग रूम में बैठा करो पढ़ते टाइम, जिससे बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए और आपकी वॉइस मेरे तक प्रॉपर पहुंचे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप प्रॉपर सुन पाए। है ना, कई लोगों के बैकग्राउंड में नॉइज आती है तो थोड़ा फोकस करेंगे उस चीज को लेकर। हाँ जी, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके डाउट है जब भी अपनी अगली सर इस क्लास होती है ना, diagram का सुनो, जब भी आपकी जो भी डाउट होता है ना, तो आप क्या करो, जैसे ही मैं लिंक भेजता हूँ ना आप तुरंत आ जाओ उसी टाइम। तो उस टाइम से लगभग 15 मिनट पहले मैं लिंक भेज देता हूँ, 10 से 15 मिनट पहले। तो उस 10 मिनट में अपने डाउट पूछ लो। उससे फायदा ये होगा कि बाकी लोगों का टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और आप लोग उससे अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ, ये गंगा सागर मेला ये सब चीजें ठीक है सर, है ना, ये तो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह की चीजें हैं। बट हमें अभी कंट्री वाइज पढ़ना है ना, तो कंट्री वाइज देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ये रिवॉल्यूशन बताता है और हमारे अर्थ पर सीजन की कहाँ पे कौन सा सीजन किस टाइम में होगा। इसकी थ्योरी है पूरी की पूरी, वो आपको पढ़नी है। इस थ्योरी क्या होगी, एक टर्म होती है डॉन, DAWN, एक होता है टुलाइट। तो इन दोनों का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। डॉन क्या होता है, टुलाइट क्या होता है, कई लोग जानते होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे समझो सनराइज, सुबह होने वाला होता है सनराइज, सनराइज से होने से पहले और सनराइज होने, यानी सनराइज टू फुल डे, पूरा सन निकल आया, इस ड्यूरेशन को बोलते हैं डॉन। सुबह सुबह जिस टाइम हमें सूरज की रोशनी दिख रही है, सूरज नहीं दिख रहा है ना, और फिर जब सूरज निकल आता है उस ड्यूरेशन को बोलते हैं इन बिटवीन, ये जो ड्यूरेशन है ना उसे क्या बोलेंगे, डॉन बोलेंगे। तो लाइट क्या होता है, नाइट वाला पार्ट, जब सन सेट हो गया, सनसेट से रात होने के बीच का टाइम, ठीक है। तो लाइट का मतलब समझ लीजिएगा सन सेट से डार्क, यानी नाइट होने के बीच वाला जो टाइम होता है, जिस टाइम में सन भी नहीं होता बट रोशनी दिखाई पड़ रही होती है, उसे हम लोग टुलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को दो टर्म समझ में आनी चाहिए, डॉन क्या है और टुलाइट क्या है। डॉन मतलब सुबह रोशनी दिखाई पड़ रही है बट सन नहीं है, और जब सन निकल आया बस तब तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं डॉन। और टुलाइट क्या है, सन सेट हो चुका है बट आपको तब भी उजाला दिख रहा है, रोशनी है, और उससे जब तक रात ना हो जाए, मतलब जो कंप्लीट डार्कनेस वाला पार्ट होता है ना, उसके बीच वो टाइम से अपन बोलेंगे टुलाइट। क्लियर, ये दोनों चीज समझ आ गई आपको, टुलाइट एंड डॉन। मून लाइट हाँ मून लाइट बोल सकते हैं आप, है ना, ये डिफरेंट टर्म्स है, मून लाइट भी सही है आपकी बात। ठीक है, अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं, जिस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है टाइम। तो ऐसे समझो कि हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर है, यानी 360 डिग्री फॉर्म करती है, और 360 डिग्री फॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स लगते हैं। ये बात समझ में आई है आप लोगों को कि 360 डिग्री एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री, मतलब एक घूमना पड़ेगा पूरा चक्कर, उसे बोलते हैं 360 डिग्री। कितना टाइम लगा, 24 आवर्स लगते हैं इसके अंदर, और है ना। ऐसे ही होता क्या है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कितने हैं, एक मिनट, एक तो 180 है और एक 360 है। हम्म, तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 360, ठीक है, और 360 हाँ 360, ठीक है। अब 360 लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 360 है हाँ लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में 20, अरे हाँ जी शिवम जी बोले, आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए। लैटिट्यूड 180 होते हैं ना। लॉन्गिट्यूड 180 होते हैं सर, आप पहले पढ़ लो पूरा, है ना, जो पढ़ाया गया फिर रिवाइज भी करना होता है, ठीक है।
और प्लीज इतना ना बोलें, आप बोल रहे हैं बहुत नॉइज आ रहा है, तो क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। दूसरा आप बार बार बहुत बोल रहे हैं, आप उतना ही बोलें जितना पूछा जाए, है ना। डाउट है तो आप अलग से बोल दीजिए सर, है ना, इससे डिस्टर्ब होता है और गलत भी बोल रहे हैं फिर। आप देखिएगा 180 प्लस 180 360 लिखवाया था, ठीक है। ईस्टवर्ड 180 था और वेस्टवर्ड 180 था, कुल मिला के 360 थे, ठीक है। एक बार चेक करिएगा आप, जहां पे भी लिखा था आपने। अब होता क्या है, अब 360 लॉन्गिट्यूड्स है, 360 के लिए 24 आवर्स, तो अगर हम 1 डिग्री के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो 24 डिवाइड बाई 360 करेंगे। इससे क्या निकलेगा, 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा। तो अब इसमें कुछ पॉइंटों में आंसर आएगा, तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग निकालते हैं 15 डिग्री में कितना होगा। तो 24 डिवाइड बाई 360 इंटू 15। इसे थोड़ा कट करेंगे, कट करेंगे तो जिन लोगों की थोड़ी मैथ्स सही है तो वो लोग जब कट करेंगे इसको तो आंसर कितना मिलेगा आपको, कुछ आइडिया है? 4। ओके, अच्छा तो मैं कट करके दिखाई दूं आपको। ऐसे वो 12 से कट करो, पहले 12 टू 24 और 12 से 36, फिर हो गया 15 टू 30 और 2 1 2, यानी कितना आ गया आंसर, 1 आवर। तो 15 डिग्री, यहाँ पे समझो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम आता है वो कितना आता है, 1 आवर। और आप याद करें, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी ज्योग्राफी की, कि हमारी इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, मतलब जो विस्तार है, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री, अगर 15 डिग्री में 1 आवर होता है तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। कितने हो जाएंगे, 2 आवर्स। इसीलिए हमारी 2 कंट्री आवर। में, हाँ हमारी कंट्री में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम गैप होता है वो कितना होता है, 2 आवर्स का है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, और मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो एक बार एनसीईआरटी दोबारा रेफर कर लें, या फिर वीडियो बनाया हुआ है उस पर आप देख लें। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारी कंट्री में जो टाइम गैप हो सकता है ना एक प्लेस दूसरे प्लेस में, कितना हो सकता है, 2 आवर्स का हो सकता है। और इससे हम लोग एक चीज ये भी सीख गए कि यार, हम लोग एक तो सीख गए कि 15 डिग्री में 1 आवर होता है, तो 1 डिग्री में कितना हो सकता है, तो 1 डिग्री में हम ऊपर हमने पूरा सॉल्व नहीं किया था, बट मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री में आता है 4 मिनट। कितना आएगा, 4 मिनट्स, यानी 1 डिग्री फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी प्लेस का टाइम निकाल सकते हैं, टाइम किसी प्लेस का। जैसे कि अब मान लो एक हमने पढ़ा था ग्रीनविच मेरिडियन, आपको याद होगा जीएमटी, ठीक है। सर पढ़ाया था। हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ग्रीनविच मीन टाइम पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और जो इंडिया है, इंडिया इससे ईस्टर्न साइड में 5 आवर्स और 30 मिनट आगे है। वेरी गुड, जिनको याद है वेरी गुड, ठीक है। अब इससे हो क्या सकता है, अगर कोई चीज इधर है ना ईस्टर्न साइड में, तो उसके आगे लिखा होगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगर कोई वेस्टर्न साइड में तो उसके लिए क्या लिखा होगा, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ईस्टर्न वाले के लिए क्या लिखा होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और वेस्टर्न वाले के लिए लिखा होगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बार समझाऊंगा आपको चीजें, आप लोग गौर से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जो फ्रीक्वेंटली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछ लेते हैं कि सपोज वो ये बोल देते हैं कि जीएमटी पर, जीएमटी पे बज रहे हैं मान लो 2 पीएम हो रहा है, 2 पीएम हो रहा है, ठीक है। फिर वो पूछ सकते हैं कि जीएमटी पे 2 पीएम हो रहा है, कोई जगह है, कोई भी नाम दे सकते हैं वो कि ये पर्टिकुलर जगह है और वहां पे 2 बज रहे हैं दोपहर के। फिर वो बोल सकते हैं कि कोई प्लेस है 17 डिग्री ईस्ट में, कोई प्लेस कहां पर है, 17 डिग्री ईस्ट में। तो फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम
एट दैट प्लेस। अब उस प्लेस पे आपको टाइम बताना है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? देखो सॉल्यूशन देखो इसका, फटाफट समझ लेना। जीएमटी पे उसने बोल दिया 2 बज रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जीएमटी क्या होती है? बीच वाली लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन। हाँ जी, समझ में आ रही है वाली बात? अब इसने बोला है 70 डिग्री ईस्ट। ईस्ट किधर होगा? इधर होगा, यहाँ पे कहीं 70 डिग्री होगा। और हमने भी ऊपर क्या देखा था? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। ठीक है, तो 70 डिग्री में कितने होंगे? 70 इंटू 4। अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। सर 6:40 PM। हाँ, दोबारा समझ लीजिए। 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तो 70 डिग्री में कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28। अब 28 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो आपको मालूम है 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट 6 4 24, मतलब 4 आवर्स एंड 40 मिनट हो गया टाइम। क्या समझ आ गई? 4 आवर्स एंड 40 मिनट आगे है हम लोग किससे? एक जो ग्रीनविच मीन टाइम हमको दिया हुआ है। और अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 2 बज रहे हैं, तो 2 में 4 आवर्स और 40 मिनट और जोड़ दो, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? 6:40 मिनट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी ये चीज। क्या समझना है आपको? कि 2 बज रहे थे जीएमटी पर, 70 डिग्री ईस्ट था वो, तो हमने निकाल लिया टाइम। 70 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा? तो 70 डिग्री ईस्ट में 4 आवर्स और 40 मिनट लगते हैं। तो 4 आवर्स और 40 मिनट को हम जोड़ देंगे 2 बजे। तो 2 बजे में जोड़ दिया तो हमारा टाइम कितना आ गया? 6:40 मिनट होंगे उस प्लेस पर, जो प्लेस 70 डिग्री ईस्ट में होगा। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि कोई प्लेस कहाँ है? 70 डिग्री वेस्ट में। 70 डिग्री अगर वेस्ट में होता तो हम लोग क्या करते? माइनस करते। हम लोग क्या करते? 4 घंटे 40 मिनट पीछे ले जाते। दोबारा सुन लो, ये तो दिया था ईस्ट में, तो हमने प्लस कर दिया। अगर ये बोलता कि नहीं 70 डिग्री वेस्ट में कोई प्लेस है, तो हम लोग 2 बजे, दोपहर के 2 बज रहे हैं ना, उसमें हम लोग कितना टाइम घटाते? हम 4 घंटे 40 मिनट घटाते। तो जो भी टाइम आता वो हमारा आंसर होता। क्लियर है? तो क्या आप लोग, सर नहीं, ये नहीं पता, दोबारा बताओ। अरे देखो, अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर 2 बज रहे हैं, उसने बोल दिया 70 डिग्री वेस्ट, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में क्या होता है? टाइम माइनस होता है। तो हम लोग 2 बजे में से, दोपहर के 2 बजे में से 4 घंटे घटाते हैं। कितने आ जाते? दोपहर में 4 घंटे घटाओगे 10 बज जाएंगे। फिर 40 मिनट और घटाओ, तो कितना आ जाएगा? 9:20। क्या ये बात समझ में आई? नहीं तो ऐसे समझ लो, 12 को मैंने लिख लिया 24 आवर्स के हिसाब से लिख लिया, तो 12 को बोलते हैं 14:00 आवर्स। ठीक है, 14 में से क्या घटा दो आप? 4 आवर्स एंड 40 मिनट घटा दो, कितना आ जाएगा? 9:20 आ जाएगा आपका आंसर। क्यों करना पड़ा ऐसा? सर ये तो क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में सर था। ये नहीं सर, ये नहीं पता चला 4 और 14 मिनट कहाँ से आ गए। कहाँ से आ गया? ईस्टर्न साइड आ गया। अरे सर, ये तो ऊपर वाली हाँ कहानी जी। बताई थी ना, 1 मिनट 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ऊपर देखो, एक हाँ जी। ये ऊपर सॉल्व कराया था अभी, देखो यही तो कराया था, ये डिवाइड करवाया था, इसलिए करवाया था। ये 1 डिग्री निकाला था हमने, 24 डिवाइड बाई हाँ 360 ये इक्वल्स 4 पता मिनट। लग गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो पे, लग गया सर। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 70 डिग्री। 70 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? तो 70 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 280 आया। ये 280 है हाँ मिनट। जी। मिनट को हमने हाँ जी। आवर्स में कन्वर्ट किया, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया 280 को, तो कितना आ गया? 4 आवर्स 40 मिनट। कितना आ गया? ओके। 4 आवर्स 40 मिनट। तो 4 आवर्स हाँ 40 जी। मिनट। और ये क्या था? ईस्टर्न साइड में था, तो ईस्टर्न साइड में हमको प्लस करना होता है टाइम, वेस्टर्न साइड में हमको माइनस करना होता है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में था तो प्लस किया हमने टाइम को। तो 2 में 4 घंटे 40 मिनट जोड़ दिए 2 बजे में। तो अगर 2 बजे में 4 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 6:40 मिनट। ठीक है, ये टाइम है।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये टाइम है अपना, तो ये हमारा टाइम हो गया, इसे हम पीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये टाइम। अब मैंने ये बोला दूसरी चीज, अगर ये वेस्ट की जगह ईस्टर्न साइड होता, वेस्ट की जगह क्या होता, ईस्टर्न, मतलब ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न साइड होता ना, उल्टा इधर की तरफ, जो दूसरा बनाया हुआ है मैंने रेड में, तो हम इसमें क्या करते हैं, टाइम को माइनस करते हैं। अगर माइनस। है ना, माइनस करते हैं, तो हमने 2 बजे में से 4 घंटे 40 मिनट घटाने पड़ते हैं, ये चीज है। चलो एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन और करा दीजिए ऐसा, तो ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, इधर देखो, ऐसे होता है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ अ प्लेस एट 90 डिग्री ईस्ट हैविंग टाइम 4 PM, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इफ, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इफ एट 90 डिग्री, इसमें एक प्लेस लिख सकते हो, इफ अ प्लेस, ठीक है, PLACE है ये, एट 90 डिग्री हैविंग टाइम 4 PM, क्या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है? If a place at 90 degree east having time 4 PM, then find out आप स्क्रीन पर भी आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मान लो एक प्लेस है जो कि 90 डिग्री ईस्ट में है और वहां 4 बज रहे हैं, तो आपको टाइम निकालना है एक ऐसे प्लेस के लिए जो कि लगभग, हम इसे मान लेते हैं, अभी देखिए एक मिनट, एक सेकेंड, कुछ दिख रहा है आपको, आप लोग नोट कर लीजिए, आई थिंक सिस्टम थोड़ा सा है। क्वेश्चन ये है कि 90 डिग्री पर है, 4 बज रहे हैं, प्लेस 70 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है, एक ही में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सेवेंटी डिग्री वेस्ट, तो आपको टाइम निकालना है, वहां पर लिखो फाइंड आउट टाइम फॉर अ प्लेस एट 70 डिग्री वेस्ट। सर 240। सॉल्व कर लीजिए आराम से, आप आराम से एक बार ट्राई करें, फिर मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर 240। ठीक है, गुड, एक बार सभी लोग ट्राई कर लें, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बाकी लोग कर पा रहे हैं? हाँ जी, बता दूं मैं, 2:40 PM, ओके। देखो देख लेते हैं एक बार, देखो कुछ ऐसे है कि ये तो GMT है, जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, अभी मालूम पड़ जाएगा। ये देखो, ये GMT है और 90 डिग्री ईस्ट पर दिया हुआ है, 70 डिग्री वेस्ट पर आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, पहले आप देखो टोटल डिग्री में डिफरेंस निकाल लो कितना होगा, ऐसे समझो डिग्री में डिफरेंस कितना होगा, यहां से लेके इक्वेटर, मतलब मीन टाइम से अगर 4 के बीच में आओगे तो 90 डिग्री का डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया, और GMT से 70 तक जाओगे तो 70 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया,
कुल मिला के डिफरेंस कितना आ गया 70 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना होगा 160 डिग्री। कुल डिफरेंस कितना आ गया वो समझेंगे पहले। तो कुल डिफरेंस समझ लो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो टोटल मिला के डिफरेंस कितना हो गया 160। 160 डिग्री। हम जानते हैं 1 डिग्री में कितना टाइम होता है 4 मिनट। 4 मिनट। तो आप ऐसे समझो नहीं, वेट, अभी मेरी वॉइस आ रही है? देख Yes, रहे sir. हाँ, देख रहे हैं आपको 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। तो 160 में कितना हो जाएगा 160 इंटू 4 कितना आ जाएगा 640। 640। अगर ये मिनट्स हाँ जी। है, ठीक है, इन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 10 आवर्स एंड 40 मिनट आ जाएगा। क्यों सर वो कैसे? 640 मिनट में कितने आवर्स होंगे, कितने घंटे होंगे? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यस सर। 10 घंटे 40 मिनट हो गए। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी। तो अब करना क्या है, 4 बजे से पीछे चले जाओ, पीछे यानी 4 बजे में से 10 घंटे 40 मिनट घटा दो। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो 4 बजे को 24 आवर्स के क्लॉक में 16 बोलते हैं, 16 है ना। हाँ जी। 16 में से 10 घंटे और 40 मिनट आपको घटाने हैं। तो अगर 16 में 10 का तो 6 बचेगा, तो 5:20 हो जाएंगे सुबह के AM। कितना हो जाएगा 5:20 AM हो जाएगा। क्या किसी ने आंसर दिया था 5:20 AM? हाँ जी, क्या किसी ने 5:20 AM किसी का आंसर आया? अच्छा, गुड, ठीक है, ओके फाइन, जिसका भी आ गया वेरी गुड, है ना। तो हमें इस तरीके से करना है, इसकी आप और प्रैक्टिस करेंगे और नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। तो ये फर्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एक तरीके से, फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नेम बेसिकली ये था कि लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम स्केल, यूनिवर्स, एंड हमने यहाँ पे स्पीड में रोटेशन, रिवॉल्यूशन, डे एंड नाइट, सीजन्स, इनके बारे में पढ़ लिया। क्लियर? तो सर अगर हमने हाँ जी बोलिए। सर अगर हमने इसके और क्वेश्चन करने हैं तो हमें कहाँ से मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप बुक खरीद लीजिए, कोई भी उस बुक को पढ़ें, वहां मिल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको मेरी तरफ से अगर टेस्ट पेपर्स चाहिए तो हम लोग लाइव मतलब ऑनलाइन टेस्ट पेपर लेते हैं। वहां पे जैसे ऑनलाइन आपने अगर एग्जाम दिया है कभी, जहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पे नंबर मिलेंगे आपको। तो जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स होते हैं वो टेस्ट पेपर्स अगर आपको करने हैं तो वो पेड होंगे, वो मैंने आपको बता दिया, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उसमें जेन्युइन क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के बनाएंगे और वहां पे वो टेस्ट पेपर आपको मिल सकते हैं। अगर हमारी तरफ से प्रैक्टिस करनी है तो वो टेस्ट पेपर वाला पेड अलग पेड होगा, क्योंकि वो अलग लोग देखते हैं, वो मैं नहीं देखता हूँ, वो दूसरे लोग बनाते हैं, दैट्स वाई। तो वो पेड है। अदरवाइज आप बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको एग्जाम्स के मतलब एग्जाम वाला पैटर्न फील करना है कि भाई इतने टाइम में इतने क्वेश्चन देने हैं और ऑनलाइन कैसे देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस एक ग्रुप है हमारा ही, वो करा सकता है, बट वो चीज पेड होगी। अदरवाइज आप कोई सी बुक ले लो, उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई सी भी बुक जो आपको मन आए। जैसे जेसी लियोंग ले लो, आप सविंदर सिंह ले लीजिए, ठीक है, माजिद हुसैन ले लो। और माजिद हुसैन तो मैंने डाली भी है ग्रुप पर अपने, है ना। तो उन बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग सेकंड टॉपिक करेंगे अर्थ क्रस्ट, ठीक है।
अर्थ क्रस्ट। अब प्रॉपर ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो यूनिवर्स वगैरह था, अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया है वो सारा मटेरियल मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप पर, तो वो आपका पीडीएफ मतलब नोट्स हो जाएगा, उससे आप अपने नोट्स बना लो। हाँ मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सविंदर सिंह को बेस्ट मानते हो, जेसी लियोंग को बेस्ट मानते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बुक सारी अच्छी होती है, देखो बुक कोई भी खराब नहीं होती, बुक सारी अच्छी होती है, बस पॉइंट ये है कि हम लोग कितना उसको डीपली पढ़ पाते हैं, बाकी बुक सारी अच्छी होती है। ठीक है, कोई बुक खराब नहीं होती है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं तो सर नेक्स्ट क्लास में। फेसबुक का लिंक भी डाल देना। हाँ लिंक डाल देंगे। CAA वैन, ये देखो वैन वाई वाले क्वेश्चन ये एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं ना, अपन बताएंगे CAA क्या होता है ना। युवा उपनिषद की बुक कैसी होती है, नहीं पता नहीं, मतलब मेरे को नहीं मालूम, देखो लोकल राइटर्स बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, है ना, स्टैंडर्ड्स बुक ही बता पाऊंगा मैं, बाकी लोकल बुक्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लोकल बुक्स का, मुझे जो आइडिया है वो स्टैंडर्ड बुक्स का है, तो मैं स्टैंडर्ड बुक के बारे में आपको बता सकता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी होती है, वहाँ के फैक्ट के बारे में ना, बाकी अलग अलग बुक्स में क्या दिया हुआ है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक बता सकता हूँ कि हाँ इसको पढ़ेंगे बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से हो गया, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हाँ जी सर, ये कराएंगे, ये सिटीजनशिप एक्ट वगैरह सब कुछ कराएंगे, है ना, आने दो टॉपिक आने दो, कराएंगे सब कुछ। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का कराएंगे, जब वो चीज पढ़ाएंगे पॉलिटी, तो आपको सब कुछ एक्ट वगैरह बता देंगे, कौन सा एक्ट कब आया किसमें आया। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। नहीं नहीं सर, ये आज का खबर है सर। अच्छा आगे खबर बता रहे हैं, ओके ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।